खूनी साया। नमस्ते दोस्तों, क्या आप कभी रात के अंधेरे में अपने कमरे में अकेले बैठे हैं और आपको अचानक ऐसा लगा हो कि आपकी परछाई आपकी अपनी नहीं है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप हिलते हैं तो दीवार पर बना वो काला साया आपसे एक पल की देरी से हिल रहा है? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई मामूली भूतिया कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे खौफ की जो न सिर्फ दीवारों के पीछे छिपा है बल्कि जो धीरे धीरे आपकी पहचान छीनने की ताकत रखता है। तो अपनी कुर्सियां थाम लीजिए और लाइटें बंद कर दीजिए, क्योंकि आज का आर्यन और काव्या की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। आर्यन पेशे से एक लेखक था और काव्या एक पेंटर। दिल्ली की भागदौड़ और शोर शराबे वाली जिंदगी से दूर आर्यन चाहता था कि वो अपनी अगली किताब किसी शांत जगह पर बैठकर लिखे। तभी उसे अपने दादाजी की उस पुरानी हवेली की याद आई जो हिमाचल के एक दूर दराज गांव शून्य में स्थित थी। ये हवेली करीब 80 साल पुरानी थी और देवदार के घने जंगलों के बीचों बीच स्थित थी। काव्या पहले तो थोड़ा झिझकी, लेकिन आर्यन के उत्साह को देखकर वो मना नहीं कर पाई। काव्या, तुम सोच भी नहीं सकती कि वहां का माहौल कितना प्रेरणादायक होगा। पहाड़ों की ठंडी हवा, पुरानी हवेली की खामोशी और हम दोनों। मेरी किताब वहां बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आर्यन, मुझे उन पुरानी जगहों से थोड़ा डर लगता है, लेकिन अगर तुम खुश हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बस उम्मीद है कि वहां सब ठीक रहेगा। जब वे उस गांव पहुंचे तो फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। गांव के लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वे कोई बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हों। जैसे ही उनकी गाड़ी हवेली के जंग लगे दरवाजों के सामने रुकी, काव्या को एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियों के कांच धुंधले थे। आर्यन ने जैसे ही ताला खोला, अंदर से सड़ी हुई लकड़ी और पुरानी किताबों की गंध आई। लेकिन वहां एक और महक थी जो बहुत हल्की थी, मुरझाए हुए चमेली के फूलों और गीली मिट्टी की महक। रात को जब वे सोने की तैयारी कर रहे थे तो गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसे सब काकी कहते थे, उनके पास आई। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और उसकी आंखें जैसे किसी गहरे राज को जानती थीं। बेटा, इस घर की दीवारों से बचकर रहना। खास तौर पर उस कमरे में मत सोना जिसकी दीवार पर कोई खिड़की नहीं है। वो दीवार रोती है और जो उसका रोना सुन लेता है वो कभी वापस नहीं आता। इस हवेली की मिट्टी में दर्द मिला हुआ है। काकी, आप बेकार में परेशान हो रही हैं। ये सब पुरानी बातें और अंधविश्वास है। हम यहाँ सिर्फ कुछ दिन रहने आए हैं, सब ठीक रहेगा। शुरुआत के कुछ दिन बहुत ही खुशनुमा रहे। सुबह की धूप और परिंदों की चहचहाहट ने काव्या को पेंटिंग करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती, हवेली का माहौल बदलने लगता। आर्यन देर रात तक अपने कमरे में लिखता रहता और काव्या गहरी नींद में सो जाती। 10वें दिन की रात को पहली बार कुछ अजीब हुआ। काव्या रात को पानी पीने के लिए उठी। किचन की लाइट जलाते ही उसने देखा कि फर्श पर मिट्टी के गीले पदचिन्ह बने हुए हैं। आर्यन, आर्यन, देखो यहाँ फर्श पर ये निशान कैसे आए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अभी अभी गीली मिट्टी से चलकर यहाँ आया हो। शायद बाहर से कोई छोटा जानवर या बिल्ली अंदर आ गई होगी। काव्या, तुम इतना क्यों डर रही हो? कल सुबह मैं सारे दरवाजे ठीक से चेक कर लूंगा। लेकिन असली दहशत 17वीं रात को शुरू हुई। काव्या बाथरूम में अपना चेहरा धो रही थी। सामने लगा बड़ा सा आईना थोड़ा धुंधला था। उसने जैसे ही अपनी आंखों पर पानी डाला और फिर तौलिए से पोंछा, उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में उसकी परछाई उसके पीछे खड़ी थी। काव्या ने अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन आईने वाली परछाई ने अपना बायां हाथ उठाया, वो भी 2 सेकंड के अंतराल के बाद। काव्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ध्यान से देखा, आईने वाली परछाई के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। काव्या ने डरते हुए थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आईने में जो खड़ा था
उसने अपनी गर्दन को धीरे से 180 डिग्री पर मोड़ लिया। बचाओ आर्यन, ये क्या हो रहा है? वो आईने में मेरी परछाई, उसने अपनी गर्दन मोड़ ली। आर्यन भागता हुआ आया, लेकिन तब तक आईना बिल्कुल सामान्य था। काव्या फर्श पर बैठकर बुरी तरह कांप रही थी। अगले कुछ दिनों में वो परछाई पूरे घर में फैल गई। वो अब दीवारों पर, छतों पर और यहां तक कि फर्श पर भी दिखाई देने लगी थी। वो हमेशा काव्या की नकल करती, लेकिन उसकी नकल में एक भयानक देरी होती थी। रात के समय हवेली की दीवारों के भीतर से खुरचने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था जैसे दीवार के अंदर कोई फंसा हुआ है और अपने नाखूनों से पत्थर को छील रहा है। एक रात जब वे दोनों सो रहे थे, काव्या की आंख अचानक 3:15 बजे खुली। उसने देखा कि कमरे के कोने में, उसी बिना खिड़की वाली दीवार के पास, एक आकृति खड़ी है। वो बिल्कुल काव्या जैसी दिख रही थी। उसने वही लाल साड़ी पहनी थी जो काव्या ने उस दिन पहनी थी, लेकिन उस आकृति की आंखें नहीं थी। वहां सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे, जिनसे लगातार गीली मिट्टी और कीचड़ बह रहा था। मुझे अपना शरीर दे दो, मुझे बाहर आना है। बहुत साल हो गए इस अंधेरे में, मुझे तुम्हारी सांसें चाहिए। काव्या, उठो, ये क्या हो रहा है? ये रोशनी क्यों कम हो रही है? आर्यन ने लाइट जलाई, लेकिन बिस्तर की चादर पर मिट्टी के सने हुए हाथ के निशान थे। अगले दिन आर्यन ने हवेली के तहखाने की तलाशी ली। वहां उसे एक पुरानी संदूक मिली, जिसमें उसके दादा ठाकुर दिग्विजय सिंह की एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर खून के धब्बे थे। हे भगवान, ये क्या लिखा है? 1952? सुलोचना? मेरे दादाजी ने उसे इस दीवार में जिंदा चुनवा दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक तांत्रिक की बेटी थी। वो मरते मरते श्राप दे गई कि वो इस परिवार की बहू का शरीर छीन लेगी। जैसे ही आर्यन ने डायरी पूरी की, पूरे घर ने एक भयानक चीख गूंज उठी। ये काव्या की आवाज थी। आर्यन ऊपर भागा और उसने जो देखा वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। काव्या उस बिना खिड़की वाली दीवार के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका आधा शरीर दीवार के अंदर धंस चुका था। दीवार कंक्रीट की नहीं, बल्कि काले कीचड़ और मांस की तरह लग रही थी। अब मेरी बारी है। अब मैं सूरज देखूंगी और तू इस अंधेरी दीवार में सड़ेगी। ये शरीर अब मेरा है। नहीं, काव्या को छोड़ दो। काव्या, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर काव्या को खींचना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि दीवार के अंदर से दर्जनों ठंडे और गीले हाथ काव्या को अंदर खींच रहे हैं। आर्यन ने पास में पड़ी भगवान की एक पीतल की मूर्ति उठाई और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारी। एक जोरदार धमाका हुआ और दीवार से काला खून बहने लगा। आर्यन ने काव्या को झटके से बाहर निकाला और उसे कंधे पर लाद कर बाहर की ओर भागा। वे जैसे तैसे गाड़ी तक पहुंचे और गांव छोड़कर भाग निकले। महीनों बीत गए। आर्यन और काव्या अब दिल्ली में अपने नए फ्लैट में रहने लगे थे। काव्या धीरे धीरे उस सदमे से बाहर आ रही थी। लेकिन एक दिन आर्यन को उसकी मां का फोन आया। बेटा, तुम दोनों वापस हवेली कब गए थे? कल गांव की काकी का फोन आया था। वो कह रही थी कि हवेली की छत पर काव्या को देखा गया है। वो वहां खड़ी होकर गांव की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? हम तो वहां कभी वापस नहीं गए। काव्या तो मेरे सामने बैठी चाय पी रही है। आर्यन का फोन हाथ से छूट गया। उसने बगल में सोफे पर बैठी काव्या की तरफ देखा। काव्या मुस्कुराई, लेकिन आर्यन ने नीचे फर्श की तरफ देखा। काव्या की परछाई उसके पैरों के पास नहीं थी। काव्या की परछाई दूर कमरे की दीवार पर खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे अपनी गर्दन को 180 डिग्री पर घुमा रही थी और अपना हाथ आर्यन के गले की तरफ बढ़ा रही थी।
मुझे अपना शरीर दे दो, मुझे बाहर आना है। बहुत साल हो गए इस अंधेरे में, मुझे तुम्हारी सांसें चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि बुरे कर्मों का फल कभी पीछा नहीं छोड़ता। चाहे कितनी भी पीढ़ियां बीत जाएं, अतीत की परछाइयां हमेशा वर्तमान को घेर लेती हैं। तो क्या आप सुरक्षित हैं? अपनी परछाई पर एक नजर जरूर डालिएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें डरावनी कहानियां पसंद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही और रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां सुन सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते और सलाम।